स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पिछली क्लास में हम जहां रुके थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप गांधी युग कहते हैं, उसी गांधी युग की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, गांधी युग। गांधीयन एरा कहते हैं इसको, गांधीयन पीरियड कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं तो गांधीयन एरा कहते हैं। तो चलिए आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का क्या नाम है तो उस टॉपिक का नाम है गांधीयन एरा। अब जब गांधी युग की आप बात करते हैं तो गांधी युग में हम क्या बातचीत करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। चलिए, गांधी युग की जब हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है आपने पढ़ रखा है वो है 1919 से लेकर 1947 तक। हालांकि इस पर बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हम गांधी का कालखंड 1919 से लेकर 1942 मानेंगे, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं जी, गांधी की विचारधारा भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के अंतिम पायदान तक भी मौजूद थी, इसलिए हम दोनों की बातचीत करेंगे। हालांकि जब एग्जाम में पूछे तो आपको ये वाला टिक करना है, ऊपर वाला टिक नहीं करना है, ठीक है। अब जब गांधी युग की बात करते हैं तो इस गांधी युग को हम तीन कारणों से यानी तीन पार्ट में हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जो देखेंगे उसके अंदर में सबसे पहले हम बातचीत करेंगे किस चीज की, तो हम बात करेंगे गांधी के जीवन परिचय की। सबसे पहले जिस चीज की हम बात करेंगे वो होने वाला है गांधी का जीवन परिचय। उसके बाद हम बातचीत करेंगे गांधी के जीवन परिचय के बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी। और तीसरी जो हम बात करेंगे, जो थर्ड हम बात करेंगे, वो हम बात क्या करने वाले हैं तो जो तीसरी बात हम करेंगे वो बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी। अब राष्ट्रीय आंदोलन में भी हम तीन पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि भारत के अंदर में तीन बड़े आंदोलन, जैसे आप सबसे पहले कहते हैं असहयोग आंदोलन, दूसरा आप कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका, सबसे पहले हम देखेंगे गांधी का परिचय, फिर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी, और अंततः सबसे लास्ट में हम क्या देखने वाले हैं तो सबसे लास्ट में देखेंगे गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन भूमिका। तो अब एक सवाल उठता है कि जब हम जीवन परिचय की बात करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जीवन परिचय की। आइए हम बातचीत करते हैं। माइक का तार को पीछे कर लेते हैं भैया थोड़ा। अब सुनिए, जब हम गांधी के सामान्य जीवन के जीवन परिचय की बात करते हैं तो जीवन परिचय का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपका ही जीवन परिचय दूं या मैं अपना ही जीवन परिचय दूं तो क्या दूंगा भाई, कि मेरा जन्म कब हुआ, मेरे पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, स्कूल कहां पढ़ा, क्या कॉलेज किया, क्या नौकरी की, कितनी सरकारी नौकरियां मैंने छोड़ी, उसके बाद आज आपको पढ़ा रहा हूं तो कैसे पढ़ा रहा हूं, मेरी विचारधारा क्या है, मेरे घर मकान आश्रम मैंने कहां कहां बनवाए, मैंने कौन कौन सी किताब लिखी, मैंने कौन कौन से समाचार पत्र लिखे, क्या क्या उपाधियां मुझे दी गई, क्या क्या पुरस्कार मुझे दिए गए, यही होगा जीवन परिचय। तो आम बोलचाल की भाषा में जब भी किसी व्यक्ति के जीवन परिचय की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो जीवन परिचय के अंदर में क्या निकल के आता है, तो आप भी जानते हैं कि जीवन परिचय के अंदर में किसी भी व्यक्ति के जीवनी निकल करके आती है ना जी। तो अब आइए जीवनी की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जीवन परिचय में सबसे पहले आप क्या कहते हैं तो सबसे पहले हम नाम जानते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो इनका पूरा नाम हुआ करता था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम हुआ करता था। अगर हम जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो आप भी जानते हैं कि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जन्म कहां हुआ, तो आप कहेंगे पोरबंदर, गुजरात में हुआ।
गुजरात में। उसके बाद जो अगली बात आती है कि भाई गांधी का जन्म तो यहां हुआ, लेकिन इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम साथियों हुआ करता था करमचंद गांधी। लोग इन्हें प्यार से एक और नाम से बुलाते थे और इन्हें कहते थे काबा गांधी, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, काबा गांधी। लोग इन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तो लोग इन्हें प्यार से काबा गांधी के नाम से बुलाते हैं, काबा गांधी कहते हैं लोग। अब सुनिए, अब इनके पिता जो है, इनके पिता का व्यवसाय क्या था? तो इनके पिता अंग्रेजों के यहां दीवान थे। दीवान का मतलब समझते हैं? दीवान का मतलब होता है राजस्व, जो होता है ना, जो टैक्स कलेक्टर कैसे हमारे यहां होते हैं, तो ये दीवान थे। इनके पिता दो जगह के दीवान हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। एक तो दीवान हुआ करते, तीन जगह के दीवान थे। एक दीवान हुआ करते थे इनके पिता पोरबंदर के, दूसरे जगह एक और हुआ करते थे वंकानेर के। ये अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जिले हैं। और तीसरे इनके पिता दीवान हुआ करते थे राजकोट के। मतलब इनके पिता अंग्रेजों के यहां नौकरी करते थे, और अगर अंग्रेजों के यहां नौकरी नहीं करते तो इतना पैसा थोड़े हो पाता कि अपने बेटा को भेज के लंदन में वकालत की पढ़ाई करा देते। तो इनके पिता अंग्रेजों के यहां नौकरी करते थे, और अंग्रेजों के यहां जो नौकरी होती थी उसमें ये दीवान थे, और 3 जिलों के अंदर में ये दीवान हुआ करते। तो दीवान का मतलब क्या होता है? राजस्व का संग्रह करने वाले कर्मचारी को हम क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आई बात। अब आते हैं इनकी माता का नाम क्या था भाई। इनकी माता का नाम आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? ये अपनी मां के आंख के पुतली थे, इसलिए इनकी माता का नाम मुझे ना याद ही नहीं हो पाता है, पुतली बाई था, मैं कंफ्यूज कर जाता हूं। इनकी पत्नी की बात कर लें तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी जो शादी है, इनकी जो शादी है, वो शादी जो है, कस्तूरबा की उम्र 9 वर्ष थी। कस्तूरबा की उम्र 9 वर्ष और गांधी की उम्र जो है 13 वर्ष हुआ करती थी। 13/9 वर्ष में जो है इनकी शादी हो गई। गांधी की उम्र 13 बरस और कस्तूरबा की उम्र 9 वर्ष। ठीक है, तो कस्तूरबा 9 वर्ष की थी जब इनका विवाह हुआ महात्मा गांधी से। हमारे यहाँ 9 बरस के बच्चे तो आजकल लॉलीपॉप हैं। बताइए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि 9 या 27 हो गए हैं, तो 3 बार आपका विवाह हो जाना चाहिए, अभी तक 1 बार नहीं हुआ है। और सोचिए उस जमाने में इतने कम उम्र में शादियां हो जाती थी। हमारे यहाँ 13 साल का लड़का पबजी खेल रहा है ना, और यहाँ 13 साल में गांधी जी का ब्याह हो गया था। खैर, अब बताइए कि जब गांधी जी की शादियां होंगी तो गांधी जी के बच्चे भी होंगे भाई, होंगे कि नहीं होंगे? बट ऑब्वियस बात है, आपकी भी होंगे। तो गांधी के बच्चों की बात करेंगे तो कितने बच्चे थे गांधी के पास? 4 बच्चे थे। 4 बच्चे में जो सबसे बड़ा बच्चा, गांधी का सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम क्या? तो हरिलाल। दूसरा कौन? तो मनीलाल। तीसरा कौन? तो रामदास। और चौथा कौन? देवदास। और एक और यहां पर विवाद है। गांधी का एक और बेटा, जिसे गांधी अपने दत्तक पुत्र के रूप में जानते थे। गांधी के एक और बेटे जिन्हें गांधी अपने दत्तक पुत्र के रूप में जानते थे, और उनका नाम था जमुना लाल बजाज। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ बच्चा, है ना। तो जमुना लाल बजाज का नाम आता है। पांचवें नंबर पर दत्तक पुत्र जमुना लाल बजाज। अब आते हैं आगे की बातचीत। अब गांधी के 4 बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई। अब गांधी की शिक्षा दीक्षा देख लेते हैं भाई, कि गांधी की शिक्षा दीक्षा कहां हुई। अब शिक्षा की बात कर ले महात्मा गांधी के, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? प्रारंभिक
शिक्षा। तो ये कहां हुआ? ये राजकोट में हुआ। मतलब एग्जाम के अंदर में जब आपसे पूछे कि गांधी की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, तो आपको बताना होगा कि प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, सॉरी राजकोट नहीं, पोरबंदर। बाद में मतलब स्कूल प्राइमरी की बात कर ले, फिर हाई स्कूल की बात आती है तो हाई स्कूल राजकोट से इन्होंने किया। और हाई स्कूल में स्कूल का नाम क्या था? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल। ये भी एक बार नाम पूछ दिया था, मुझे भी नहीं पता था, तो अब इधर जाके मैंने भी याद किया है ना। और ये है कहां पे अल्फ्रेड हाई स्कूल? तो राजकोट में। तीसरे नंबर पे मैट्रिक की पास कर ली, हाई स्कूल भी पास कर लिया, अब क्या करेंगे? तो अब कॉलेज की पढ़ाई करेंगे भाई, ये यानी इंटर वगैरह करेंगे। तो कॉलेज इन्होंने क्या किया? तो श्यामल दास कॉलेज से। ये है कहां पर? भावनगर। चौथा, इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी। वकालत की पढ़ाई ये कहां से किया भाई? तो वकालत की गांधी ने पढ़ाई करी लंदन से, इनर टेम्पल कॉलेज से। लंदन से पढ़ा। तो गांधी ने वकालत की पढ़ाई कहां से की? तो इनर टेम्पल लंदन से पढ़ाई करी। अच्छा, कब से कब तक इनर टेम्पल में पढ़े? तो 1889 से, कुछ लोग कहते हैं 1888 से, और लंदन गए थे ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने, और 1888 में गए, 1889 में एडमिशन हुआ, 1891 में ये भारत आए थे। तो ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए, कब गए? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 में लंदन गए, 1889 से इनकी पढ़ाई शुरू हुई, और 1891 में ये भारत पढ़ाई कंप्लीट करके लौट गए। ठीक है, 1891 में साथियों क्या हुआ? भारत लौटे। अब मुझे एक बात बताइए कि भारत लौटेंगे तो क्या करेंगे भाई? वकालत की कोई पढ़ाई करके आया, भारत लौटेंगे तो वकील की पढ़ाई करेंगे, यानी मतलब प्रैक्टिस करेंगे वकालत की। अब वकालत की ये प्रैक्टिस करने चलेंगे, तो वकालत की जब प्रैक्टिस करने चलेंगे तो आपको एक कहानी याद आ जाएगी। 1891 में ये भारत आएंगे, 1891 से लेकर 1893 तक ये बॉम्बे में प्रैक्टिस करेंगे। वकालत गांधी जी का अच्छा नहीं चलेगा, तब तक इनको एक क्लाइंट मिल जाएगा, और वो क्लाइंट का क्या नाम होगा? तो 1893 में इनको एक मुकदमा मिलेगा दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला एक कपड़े के व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, बिजनेसमैन थे, और इनका जहाज जो है कपड़ा ओपड़ा जहाज वहाज के माध्यम से आता था। अब दादा अब्दुल्ला का जो है मुकदमा लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893 में कहां गए? तो 1893 के अंदर में साथियों दक्षिण अफ्रीका गए। और दादा अब्दुल्ला गुजरात के व्यापारी हुआ करते थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो यहां पे मुकदमा लड़ा, मुकदमा जीत गए, लेकिन तब तक जब मुकदमा जीते और तब तक गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के शिकार हो गए। काला घोड़ा वाला शिकार हो गए। तब गांधी ने कहा कि अब हम भारत नहीं जाएंगे, और अंततः जो महात्मा गांधी नाम का व्यक्ति जो 1893 में
1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने गया, वो वहां पर मुकदमा जीत गया, उसके बाद उनको ट्रेन की बोगियों से बाहर फर्स्ट क्लास से फेंक दिया गया। अब वो आदमी रंगभेद की नीति का शिकार हो गया, बोला कि अब नहीं जाएंगे, अब दक्षिण अफ्रीका में रह के यहां के लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। और यही कारण है कि शिकार होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में ये 1893 से 1914 तक रहे, और 1914 के दिसंबर में वहां से निकले तो अंततः 1915 के अंदर में भारत आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में रहे। अब सोचिए जरा एक बात कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद 21 साल जाके दक्षिण अफ्रीका में रह लीजिए, तो पूरी जवानी तो गांधी के दक्षिण अफ्रीका में कट गई। गांधी की पूरी जवानी कहां कटी? दक्षिण अफ्रीका में कटी भाई। गांधी तो अपने जीवन के 21 साल, और वो भी कौन सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का होता है ग्रेजुएशन करने के बाद का टाइम पीरियड, वो 21 साल लगातार गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी का पूरा जवानी दक्षिण अफ्रीका में कट गया। लेकिन जब गांधी इतने दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे तो इस बीच में 3 बार भारत आए, यानी 1893 से लेकर 1915 का टाइम पीरियड दक्षिण अफ्रीका में रहे। लेकिन इस बीच में गांधी जो है 3 बार भारत आए। पहली बार जब भारत आए 1897 में, इनकी पत्नी कस्तूरबा रोज फोन करती थी कि आपका ये मुन्ना जो है हमको बड़ी तंग करता है, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, ये सब बहुत तंग कर रहा है, एकदम परेशान कर दिया है, आप प्लीज भारत आइए। वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती थी। तो गांधी जी लौट के भारत आए और 1897 में आए तो बोले कि हमको ले चलिए। तो गांधी अपने पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ ले गए। पत्नी और बच्चों को क्या किया भाई? तो साउथ अफ्रीका लेकर चले गए। उसके बाद दूसरी बार गांधी फिर आए जब उनको भारत की राजनीति समझनी थी। 1901 में अधिवेशन में शामिल हुए, आईएनसी के अधिवेशन में, आईएनसी के अधिवेशन में शामिल हुए। और तीसरी बार गांधी कब आए? तो 1915 में आए। कब आए 1915 में? तो 9 जनवरी 1915 को आए। और आप जानते हैं कि भारत में 9 जनवरी 1915 को हम लोग क्या करते हैं? तो इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। और इस प्रकार से ये गांधी की यात्रा रही, जो गांधी ने 21 वर्ष अपने दक्षिण अफ्रीका में गुजारे। उस 21 वर्ष के दौरान गांधी 3 बार भारत आए। पहली बार अपने पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले गए। दूसरी बार गांधी आए तो कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। आपको याद होगा दिनसाय डुल्बी वाचा उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। और आखिरी बार गांधी जो है कब आए भारत? 1915 में आए, 14 में चले वहां से। इसीलिए क्या होता है ना कि कोनो कोनो बुकवन जो है, जैसे एग्जाम में लिखता है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। हम लोग क्या कहते हैं कि 21 वर्ष। एग्जाम में सवाल आता है कि गांधी, एग्जाम में सवाल आता है गांधी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो हम लोग लिखते हैं 21 वर्ष रहे। तो एक बार हम एक बैच पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला हजूर हजूर, सर सर सर, 1893 में गए, 1915 में भारत आए, इसको जोड़िएगा तो सर 22 साल होता है, 22 वर्ष होता है। हम बोले रे बुकवा, 1915 नहीं जोड़ते हैं, इसके जगह 1914 जोड़ते हैं। वहां फ्लाइट नहीं चलता था। 1914 में गांधी जी पानी के जहाज पर सवार होकर निकले तो 1915 में भारत पहुंचे, तो 1914 तक जोड़ोगे तो कैसे साल होता है? समझ में आया बात? तो इस लेवल का जो है बच्चा है। खैर चलिए आइए, अब ये तो गांधी की बेसिक बात हुई। अब आपसे पूछा जाता है कि गांधी की आत्मकथा, गांधी की आत्मकथा क्या है? तो आप भी जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ
मेरे प्रयोग। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि गांधी के सिद्धांत क्या हैं। तो आप भी जानते हैं गांधी किस मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी के प्रमुख शिष्या का नाम क्या था। मैडलीन स्लेड। और इसे प्यार से महात्मा गांधी क्या बुलाते थे, तो मीरा बेन के नाम से बुलाते थे। एग्जाम में पूछता है कि गांधी ने मैडलिन स्लेड को कौन सा नाम, उपनाम दिया था, तो गांधी ने उनको नाम दिया था मैडलिन स्लेड को मीराबेन। गांधी ने यह नाम उन्हें दिया था। अब आते हैं कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, पॉलिटिकल गुरु कौन है। तो गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के एग्जाम का सवाल है, गांधी के धार्मिक गुरु कौन हैं, रिलीजियस गुरु कौन है, नारायण गुरु। दक्षिण भारत के हैं ये। अभी ये हो गई गांधी के गुरुओं की बात। अब आती है बात कि गांधी की मृत्यु की बात आती है, गांधी के मृत्यु की। गांधी अपने जीवन में आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, लेकिन गांधी की मृत्यु कैसे हुई। मनहूस दिन था 30 जनवरी 1948, शाम के 5:17, शाम 7:17 PM। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में थे और दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा, कैसा होता है प्रेयर, स्कूल में कैसे प्रेयर होता था, उसी समय से भाषणबाजी प्रेयर होता था, प्रार्थना सभा में जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नाथूराम गोडसे। इसी नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने इटली की एक पिस्टल हुआ करती थी, इटली की बेरगट्टा पिस्टल। यूपी में एक बार ना इसका सीरियल नंबर पूछा था, 60 24 84 इसका सीरियल नंबर हुआ करता था उस टाइम पीरियड में ना, 60 68 24। खैर ये आपके काम का नहीं है। बेरगट्टा पिस्टल से गोली मार दी, 3 गोली मारी थी। किसने गोली मारी, नाथूराम गोडसे ने। इनकी एक किताब आती है वाई आई किल्ड महात्मा गांधी, उसमें ये बताते हैं कि मैंने गांधी को क्यों मारा, लेकिन हम आपको क्लास में नहीं बताएंगे कि इन्होंने गांधी को क्यों मारा। विवाद का विषय है और हम विवाद नहीं चाहते, ठीक है। और अंततः ये इटली की बेरगट्टा पिस्टल थी और इसी से उन्होंने उसको गोली मार दी और गांधी की मौत, गांधी की मृत्यु हो गई। बस एक लाइन बता दीजिए, चिल्लाने लगा कमेंट में, बता दीजिए गुरुजी। गुरुजी बस इतना ही आपको हम बता रहे हैं, शिष्या जी और शिष्य जी की विचारों का डिफरेंस था, विचारधारा का अलगाव था। ये कुछ और सोचते थे, वो कुछ और सोचते थे, दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, इसलिए निकाला और गोली मार दिया। बस इतना ही कह सकते हैं हम आपसे, ठीक है।
बहुत सारा बात था, ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान को, आप गांधी जी क्यों मदद कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातें थी, इस पर डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं मैं, बस इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आइए गांधी से और क्या सवाल आते हैं भाई, इनकी पुस्तकों पर सवाल आते हैं। कई बार आपने पूछा होगा, पूछे जाते हैं कि गांधी के प्रमुख पुस्तक। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले तो गांधी का पुस्तक कौन हो जाएगा इनका, वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये पुस्तक में ना दो तीन चीजें हैं, समझिएगा। ये गांधी की आत्मकथा है। ये पुस्तक पूर्णतः छपी कब, तो 1925 में। कब तक की घटना का जिक्र है, अपडेटेड कब तक है, तो 1920 तक का अपडेटेड है। एक बार एग्जाम में पूछा कि गांधी की जो आत्मकथा है वो कब तक अपडेटेड है, जो पहली बार लिखी गई, तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन गांधी शुरू कर रहे थे, उसी टाइम पीरियड पर जो उन्होंने लास्ट अपडेट किया था, उसके बाद ये पुस्तक अपडेट नहीं हुई थी, उसी से पुस्तक ये छपी थी, ठीक है। दूसरा, गांधी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब हिंद स्वराज। ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। कब लिखा था, तो 1908 में ये लिखा था किताब। तीसरा, गांधी की प्रमुख पुस्तक सप्त महाव्रत। चौथा, गांधी की पुस्तक अनासक्त योग। पांचवी, गांधी की पुस्तक सुनो विद्यार्थियों। छठवीं, गांधी की प्रमुख किताब सुनो विद्यार्थियों, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो महात्मा गांधी ने लिखी हैं, और परीक्षा में साथियों डायरेक्ट सवाल आता है महात्मा गांधी की किताबों को लेकर के, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बिना बातचीत के पढ़ाइए। नहीं, थोड़ा तो ये होता है ना कि मतलब कम बातचीत क्लास में, कमेंट्स कम लेना होता है, बातचीत नहीं। अंकिता तिवारी जी, कमेंट कम लेना होता है। अब जैसे मान लीजिए हम बहुत ज्यादा कमेंट, अब कुछ लोग लिख रहे हैं नोट्स नहीं है, कुछ लोग ये क्लास नहीं चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा है, तो वो सारे कमेंट्स लेंगे तो दिक्कत हो जाता है। और अगर कमेंट्स नहीं लेते हैं, कम लेते हैं ना, जो अर्जेंट है वो दिख जाता है, एक नजर में दिख गया, कभी बीच में ले लिया, तो इससे क्या होता है, क्लास बहुत स्मूथली चलती है और आपको लगता भी है कि आपने जो 1-1.5 घंटा दिया उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि समय की भी कीमत है ना, क्या, ठीक है। चलिए, तो प्रमुख पुस्तक अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है ये भी बता देता हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, और ये वाली इंपॉर्टेंट। ये 4 महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, जो भी लिखवा रहा हूं सब एग्जाम का क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट, अब समझिए, गांधी ने अपने जीवन में प्रमुख पुस्तकों के अलावा समाचार पत्रों का भी संपादन किया। समाचार पत्र में 4 समाचार पत्र का नाम रखिए। सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका में जो लिखा, इंडियन ओपिनियन। एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि ओपिनियन, गांधी की समाचार पत्र का नाम बताइए जो दक्षिण अफ्रीका में संपादित हुआ। तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखा द इंडियन ओपिनियन।
उसके अलावा गांधी की एक और पुस्तक, मतलब प्रमुख समाचार पत्र हरिजन। उसके अलावा बात करिए तो नवजीवन। उसके अलावा अगर आप बात करिए तो यंग इंडिया। ये गांधी की सबसे फेवरेट हुआ करती थी, यंग इंडिया। तो ये चार ही थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। यही चार थे जो गांधी ने अपने हाथों से, कलम से संपादित किया था। ठीक है। और समाचार पत्रों की बात की हमने, तो गांधी के चार प्रमुख समाचार पत्र जो गांधी ने अपने हाथों से संपादित किया, जिसमें इंडियन ओपिनियन, हरिजन, उसके अलावा नवजीवन और फिर यंग इंडिया। अब बात आती है कि गांधी को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, उन उपाधियों की चर्चा कर लेते हैं। फिर गांधी ने बहुत सारे आश्रम भी बनवाए हैं। उनके पहले आश्रम की ही बात कर लेते हैं। ठीक है। अब आश्रम का मतलब क्या, कि गांधी का ठौर ठिकाना जहां रुकते थे, हम लोग का घर होता है, पहले जमाने में आश्रम होते थे। तो आप जान के हैं, जैसे आप जानते हैं कि साबरमती का आश्रम होता था, आप सुनते थे ना, साबरमती आश्रम। तो आप सिर्फ साबरमती आश्रम को जानते हैं, लेकिन ये साबरमती आश्रम ही नहीं था। गांधी के जीवन में कुल आश्रम 6 बनाए थे गांधी ने। तो चलिए पहले उसको एक जगह कर लेते हैं ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, महत्वपूर्ण आश्रम नहीं, गांधी या प्रमुख आश्रम लिख देते हैं। अब देखिए, सबसे पहला आश्रम जिसकी हम बात करेंगे वो है फिनिक्स फार्म। अब सवाल होता है कि ये फिनिक्स फार्म जो है, वर्ष कौन सा है और स्थान कहां पे है। तो स्थान है इसका डरबन। डरबन है दक्षिण अफ्रीका में। वर्ष कौन सा है, तो वर्ष है 1904। 1904 के अंदर में 2 सितंबर 1904 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। ये पहला आश्रम है। तो इसकी खूबसूरती क्या है कि गांधी का प्रथम आश्रम। अब बात कर लेते हैं दूसरे आश्रम की। दूसरा जो है उसको कहते हैं टॉलस्टॉय फर्म। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसका स्थान कहां है। तो यह भी दक्षिण अफ्रीका में है और यह है जोहानसबर्ग में। साउथ अफ्रीका में। यह भी डरबन कहां है, तो यह भी है साउथ अफ्रीका में। वर्ष की बात कर लें तो वर्ष है ये 1910 में।
चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, बैटरी अचानक से खत्म हो गई थी और मैं इधर लिख रहा था। खैर चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आगे की बातचीत करते हैं और आगे की बातचीत में हम बात करेंगे गांधी के विचारों की या जीवन पर प्रभाव की। गांधी के जीवन पर प्रभाव की मतलब कहने का है कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका गांधी के जीवन पर प्रभाव रहा। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति का प्रभाव रहा वो था टॉलस्टॉय का। वो किसका है दोस्तों? वो टॉलस्टॉय का प्रभाव रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव रहा किसी व्यक्ति का तो वो टॉलस्टॉय का रहा। दूसरा थॉरो का रहा, ये सब विचारक हैं। और तीसरा और सबसे अहम जॉन रस्किन का रहा। जॉन रस्किन की एक पुस्तक आती थी, उस पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा कि अगर ये पुस्तक ना होती तो मैं गांधी ना होता, मतलब मैं आज जो भी हूं इसी पुस्तक की बदौलत हूं, ऐसा गांधी ने इस पुस्तक के बारे में स्टेटमेंट दिया। गांधी ने कहा कि मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव, मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पुस्तक का है। मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पुस्तक का है। अगर यह पुस्तक ना होती तो मैं आज गांधी ना होता। यह बात किसने कही? तो यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक मेरे भाई सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ, ऑडियो का हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम, भाई नहीं देख पाते हैं ना हम लोग, स्क्रीन कमेंट नहीं देख पाते, इसलिए ऑडियो का प्रॉब्लम हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है। तो सुनिए, एक बड़ा अच्छा सवाल है। एक मेरे भाई ने कहा कि सर वो कौन सी किताब है जिसमें गांधी ने कहा कि ब्रिटिश संसद बांझ और वैश्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये लड़का पढ़ा है, ये लड़का यूपीएससी का तैयारी किया है, ऐसे ही सवाल नहीं पूछ सकता है, या फिर ऑफलाइन में पढ़ा होगा। ये हिंद स्वराज है मेरे दोस्त, यहां पे एक हिंद स्वराज पुस्तक दिख रही है। इसी हिंद स्वराज में गांधी ने कहा कि ब्रिटिश संसद, इसी हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी ने कहा कि ब्रिटिश संसद बांझ और वैश्या है। गांधी ने गुस्से में कहा कि ब्रिटिश संसद बांझ और वैश्या है। ये गांधी का जो शब्द था, ये गांधी का शब्द ये अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी ने। ये यूपीएससी का सवाल है मेरे दोस्त, आया हुआ सवाल है यूपीएससी का। चलिए, जब एक और बात निकली है तो एक और पुस्तक का यहां नाम लिख देता हूं मैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गांधी की ही पुस्तक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कितना कितना किताब का नाम लिखिएगा, इसलिए इतना काफी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या महत्वपूर्ण है भाई? क्या महत्वपूर्ण है? तो वो है गांधी की उपाधियां। वो है गांधी की उपाधियां। गांधी को विभिन्न उपाधियां दी गई, गांधी को विभिन्न उपनाम दिए गए, और वो उपाधियां और उपनाम जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में वहां से सवाल आते हैं। तो यहां लिखिएगा महत्वपूर्ण उपाधियां।
सबसे पहले तो प्रथम उपाधि की अगर बात करें तो सबसे पहला तो हम कहेंगे कि गांधी को एक उपाधि दी गई, जो उपाधि थी महात्मा की। अब ये उपाधि एग्जाम में पूछेगा कि किसने दिया, तो आप कहेंगे साहब रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। दूसरा आपको सबसे महत्वपूर्ण उपाधि, तो गांधी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? बापू। बापू किसने कहा गांधी को? तो CF एंड्रयूज प्लस जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ एक और नाम कौन सा आएगा? जवाहरलाल नेहरू का आएगा। तीसरी गांधी को सबसे बड़ी उपाधि में से एक उपाधि है, वो है गांधी को कहा गया मलंग बाबा। मलंग बाबा कहा गया। और गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? तो उत्तर भारत में एक जनजाति होती है कबायली, कबायलियों ने कहा। कब कहा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा। इसी टाइम पीरियड में गांधी को कहा कबायलियों के द्वारा। चौथी बात करें अगर हम, तो गांधी को मलंग बाबा तो कहा ही गया, साथ ही साथ गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया। और वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा गांधी को? तो गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। और यह कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्यों कहा, ये आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, देश की आजादी के समय की कहानी है। पांचवा, गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। ये कब कहा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। गांधी खूब अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे, तो गांधी को कहा, अरे गांधी जी, आप गांधी कहां, आप तो भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं, आप गांधी कहां रहे, आप तो भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं। तो ये भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट जो है, वो भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन है? तो भर्ती करने वाला सार्जेंट कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी। क्लियर है? उसके बाद गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा गांधी को? तो इसलिए कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अरे यार, ये आदमी तो भिखमंगा टाइप का कपड़ा पहने हुए है, ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी है, ये अर्धनग्न फकीर है। और छोड़िए अर्धनग्न फकीर की बात, गांधी को कई सारी उपाधियां मिली, जैसे गांधी को सेवाग्राम का संत कहा गया, गांधी को कर्मवीर कहा गया, गांधी को भंगी शिरोमणि कहा गया। बहुत सारे आश्रम के हैं, जैसे गांधी को सेवाग्राम, सेवाग्राम इनका आश्रम हुआ करता था, सेवाग्राम का संत कहा गया। किसने कहा? तो संत में जो गेस्ट आते थे ना, वो देखते थे गांधी जी लोगों की ऐसी ही सेवा कर रहे हैं। अतिथि जो आते थे ना, उस अतिथियों के द्वारा कहा गया कि भैया गांधी जी 1 रुपया नहीं लेते, हम लोग का इतना सेवा करते हैं। उसके अलावा बात करें सेवा के अलावा, तो गांधी के मित्रों ने इन्हें कर्म वीर कहा। गांधी के मित्रों ने इनको दक्षिण अफ्रीका में कर्मवीर कहा, मित्रों के द्वारा कहा गया, गांधी के मित्रों के द्वारा कर्मवीर कहा गया। उसके अलावा मित्रों के द्वारा ही दक्षिण अफ्रीका में ही इनको एक और उपाधि दी गई, इन्हें भंगी शिरोमणि कहा गया, भंगी शिरोमणि कहा गया। ये भी इनके दक्षिण अफ्रीका में मित्रों के द्वारा कहा गया। इसके अलावा गांधी को मदन मोहन मालवीय ने कहा कि गांधी जी तुम तो भिखारियों के राजा हो। तो एग्जाम में पूछता है कि गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा? कितना नंबर हो गया? 9 हो गया ना, 10। भिखारियों का राजा, तो गांधी को भिखारियों का राजा कहा मदन मोहन मालवीय ने।
मदन मोहन मालवीय ने कहा। उसके अलावा बात करें भिखारियों के राजा के अलावा, तो गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? और ये किसके द्वारा दिया गया कैसरे हिंद की उपाधि? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया इनको, मदद करने के लिए अंग्रेजों को, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि मिली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। वो छोड़िए साहब, कैसरे हिंद तो छोड़िए, गांधी को देशद्रोही फकीर कहा गया। देशद्रोही फकीर किसके द्वारा कहा गया देशद्रोही फकीर? तो ये कहा गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गांधी को कूली बैरिस्टर कहा गया। कूली बैरिस्टर। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में, यहीं पे तो हुआ था गांधी के साथ, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो गांधी से एक आया कि आप कौन हैं? तो बोला बैरिस्टर हैं हम। तो बोले वकील हैं आप, बैरिस्टर हैं, बट तुम तो कूली की तरह दिख रहा है, इसको ट्रेन से बाहर फेंको, ये काला आदमी है, ही इज अ कूली बैरिस्टर। वहीं पे एक जो अंग्रेजी मजिस्ट्रेट होता है ना, टिकट चेक करने वाला मजिस्ट्रेट, उसने कहा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में, मजिस्ट्रेट ने कहा कूली बैरिस्टर। कूली बैरिस्टर के अलावा आखिरी एक और लिख लीजिए, गांधी को आधुनिक युग का नहीं, भारत का आजाद शत्रु। ठीक है, दो चीजें हैं, भारत का आजाद शत्रु। ये किसने कहा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी को कहा। जबकि आप जानेंगे तो आपको अजीब लगेगा कि स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक उपाधि मिली थी, और उस उपाधि एकदम सेम था, उसमें था आधुनिक भारत का आजाद शत्रु। तो अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का आजाद शत्रु किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे गांधी को, और आपसे पूछे कि आधुनिक भारत का आजाद शत्रु किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि महात्मा गांधी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी जी आप तो भारत के आजाद शत्रु हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और आखिरी और अंतिम उपाधि राष्ट्रपिता की। राष्ट्रपिता की, जब देश आजादी के मुहाने पर खड़ा होगा, तब रेडियो पर एक व्यक्ति होंगे जिनका नाम होगा सुभाष चंद्र बोस, और वही सुभाष चंद्र बोस संबोधित करते हुए कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस संबोधित करते हुए कहेंगे, हे राष्ट्रपिता, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तो ये राष्ट्रपिता जो है, ये किसको कहा गया? तो ये राष्ट्रपिता जो है, इनको कहा गया। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? सर बहुत जबरदस्त पढ़ा। अरे अच्छा तो पढ़ाते ही, इसलिए तो तुम आते हो पढ़ने के लिए। देखो, पढ़ाई ना शांति से होती है। सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं ना, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, हम एकदम तय करके आए कि कमेंट लास्ट में देखेंगे, क्योंकि बीच में जब कमेंट देखते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है। अगर मैं बीच में कमेंट देखता तो जो चीजें अभी 1 घंटे में पढ़ा रहा है ना, इसको 1.5 घंटा लगता मुझे, गारंटी बता रहा हूं। जो चीजें मैंने अभी 1 घंटे में पढ़ाई, अगर बीच में मैं कमेंट लेता तो मुझे अभी तक 1.5 घंटा लग गया होता। जो काम मैंने 1 घंटे में कर लिया, ये काम मुझे 1.5 घंटे लग जाते करने में। ठीक है, और कोई सवाल है तो आप पूछिए। ये गांधी का बेसिक जीवन बता रहा हूं मैं, मतलब जीवन परिचय कहते हैं ना, कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय है। मैंने कल भी कहा था कि गांधी को शब्दों में बांध पाना मुश्किल नहीं है। गांधी आज भी लोगों के जहन में जीवित हैं, उनके कार्यों के कारण वो जीवित हैं। और गांधी का ऐसा कोई हिंदी साहित्य में शब्द पैदा नहीं हुआ जो गांधी के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में समेट ले। गांधी के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में समेट ले, ऐसा इतिहास का हिंदी साहित्य में कोई शब्द पैदा नहीं हुआ। अभी आने वाले दिनों में जब गांधी की जयंती मनाई, तो गांधी की जयंती लगभग अभी तक कितनी हो चुकी है? गांधी कब जन्म लिया आप सोचिए, 1869 में गांधी का जन्म हुआ, 150 साल से ज्यादा, फिर भी आज गांधी हम सबके जहन में जिंदा है। आप इमेजिन करके देखिए।
तो गांधी व्यक्ति नहीं, गांधी विचार हैं। गांधी व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचार है जो आज भी जीवित है। आज भी उस सत्य और अहिंसा की मार्ग पर हमारे और आपके पिता माता आपसे कहते हैं चलने के लिए। तो चाहे आप मलंग बाबा की बात करें, चाहे आप कर्मवीर की बात करें, चाहे आप भंगी शिरोमणि की बात करें, चाहे आप राष्ट्रपिता की बात करें, चाहे आप भारत के आजाद शत्रु की बात करें, चाहे आप कूली बैरिस्टर की बात करें, चाहे आप अर्धनग्न फकीर की बात करें, चाहे आप देशद्रोही फकीर की बात करें, सब शब्द एक जगह जाके समाप्त हो जाते हैं, वो है महात्मा गांधी पर। जी सर, बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ा दिया। अरे तो तुमको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? बहुत कम समय में अपना अपना कला होता है पढ़ाने का। एग्जाम में अब यहां से जो भी सवाल आएंगे बन जाएंगे ना आपसे कि छूटेंगे? विल यू एबल टू सॉल्व दिस? यस सर। चलिए, तब यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो अब अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे गांधी, जिसमें सबसे पहले हम बात किससे करेंगे? चंपारण से। चंपारण के बाद किससे बात करेंगे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से। फिर किसमें बात करेंगे? तो खेड़ा में। फिर किसमें बात करेंगे? तो खिलाफत। खिलाफत तो करा चुका हूं, नहीं कराया हूं। खिलाफत से देख लूंगा एक बार। फिर खिलाफत से आगे बढ़ेंगे तो फिर कहानी शुरू करेंगे आगे, असहयोग और ये सब चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी आपसे। कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस आपकी रेगुलर चलती थी, चलती हैं और आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय